students, welcome back to our talk show, Teachers Talk, in which we used to interact with number of personalities. With the same way, we are here today in NSK Heights Secondary School, which is situated in Nagbani here, and we are here with the principal of this school. Today we will talk to him. We will let you know all about his hard works with which he has led his life and क्या इनकी जर्नी रही, किस हिसाब से इन्होंने अपनी इस पूरी की पूरी जर्नी को टेकअप किया. हम आज उनके साथ बात करेंगे और आपको बताएंगे कि 1983 से लेकर जब ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ तब से लेकर आज तक इनको किन किन परेशानियों, किन किन स्ट्रगल से इनको सामना करना पड़ा और आज 2020 जो कि एक हम कहेंगे एक काला जो साल जिसको हम बोलेंगे, जो कभी कोई भूल नहीं पाएगा, उससे उभर कर आज 2021 में हम सब लोग हैं. तो आज हम डायरेक्टली सर से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे. तो सर मुझे बताइए कि 1983 में आपने स्कूल शुरू किया और 1983 से लेकर आज एक बड़ा जिसे हम कहें अंतराल हो चुका है. तो 2020 भी ख़त्म हुआ, 2021 अब आ चुका है. तो आप कैसे इस पूरी की पूरी जर्नी को आप कैसे मानते हैं कि ये टफ जर्नी थी, बड़ी आसान जर्नी थी, या ठीक है हो गया बस चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा? तो आप इस जर्नी को कैसे देखते हैं, इस पूरे के पूरे 83 से लेकर आज तक की जर्नी को आप कैसे देखते हैं? 83 में जब स्कूल खोला था तो 8 बच्चे थे, एक टीचर था, कमरा भी एक ही था, किराए पे था. 7 साल हम किराए पे रहे. तो 7 साल के बाद फिर हमने 90 में आके स्कूल को अपर ग्रेड किया, प्राइमरी से लेकर 6th फिर 7th, और 92 में हमने इनको मिडिल स्टैंडर्ड में पढ़ाया. तब बिल्डिंग भी थोड़ी इंक्रीज़ की, स्टाफ भी बढ़ गया. फिर इन लोगों ने ही मुझे, गांव के लोगों ने ही कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हाई स्कूल कीजिए. फिर 93 में हाई स्कूल किया. 93 में रोल भी बढ़ गई, ज़्यादा नहीं पर कोई 200 के करीब पहुंच गई. स्टाफ तो 20 के करीब आ गया. फिर उसके बाद 2004 में हमने हायर सेकेंडरी किया. 4 में हायर सेकेंडरी किया. तो हायर सेकेंडरी जब किया तो इन सराउंडिंग में कोई भी स्कूल कम था. एक दमाना में एक स्कूल था, वाती शीशा केंद्र, और एक हमारा स्कूल था जो नागमणी में था. बाकी सारे स्कूल बाद में आए हैं. रोल भी हमारे पास फिर 600 के करीब पहुंच गई. हायर सेकेंडरी का रिजल्ट बड़ा अच्छा था, हाई स्कूल का भी. स्टाफ भी हमारे पास कम से कम 40+ हो गया. तो आज इस साल में, पहले तो मेहनत तो ठीक है, हर एक इंसान को मेहनत करनी पड़ती है तभी आगे बढ़ता है. तो कई मुश्किलातें भी आई, फेस भी किए. लेकिन अब जो 2020 में कोविड-19 की जो बात हुई है, तो ये बिजनेस छोटे से लेकर बड़े तक हर एक का भगवान ने इम्तिहान लिया. हर एक का अहंकार जो था वो तोड़ा है. भगवान ने भी कहा कि हम भी कुछ हैं. इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा तो भगवान ने भी हर एक को जिस तरीके से लोगों की लाखों की तादाद में डेथें हुई हैं और वैक्सीन ना होने के बावजूद भी लाखों लोग, करोड़ों लोग बचकर भी इस दुविधा से बाहर आए हैं. तो मैं भगवान का यही शुक्र अदा करता हूँ कि चलो कम से कम जान है तो जहान है. जान है तो स्कूल भी चलाएंगे, बच्चे भी आएंगे, सब कुछ होगा. इस दौरान फीस की प्रॉब्लम आई, खासकर मैं इन सारे चीज़ों पे करूंगा डिस्कस आपसे. जैसे आपने कहा कि हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वो स्टार्टिंग का जो फेज़ था आपकी लाइफ का, जब आपने स्कूल शुरू किया, तो वो ऐसी पहली स्टार्टिंग की जो दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो किस तरह की दिक्कतें आपको आई? जैसे मतलब मान लीजिए कि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं था, या आपके पास स्टाफ इतना अच्छा नहीं था, या आसपास के लोग जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, गांव का एरिया था. मतलब इनमें से कौन सी ऐसी दिक्कतें थी जो सबसे पहले आपको आई? जैसे आज के टाइम पे किसी ने अगर स्कूल खोलना है तो आज के टाइम पे परमिशन की बड़ी दिक्कत है. फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो बड़ी सख्त हैं. उनके ऊपर प्रॉपर हम सारी की सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स ही फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. वो स्टार्टिंग की आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी, जिन प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया और आप आज इस लेवल पर पहुँचे हैं, वो स्टार्टिंग की क्या दिक्कतें थी? ये बात बड़ी सच है कि हमारे पास बैठने के लिए चेयर भी नहीं थी. तो मेरी अभी भी याद है, मैंने चेयर भी अपने मामा जी से ली थी
बैठने के लिए, डेस्क नहीं थे, फिर डेस्क भी बनाए, फर्नीचर भी बना, एकोमोडेशन बड़ी कम थी, वो भी आस्ते आस्ते बढ़ती गई। तो शुरुआत जो हमारा था वो बड़ा एक मुश्किलात था, पैसा कम था, और उस टाइम की फ़ीस भी अगर याद करूँ तो बहुत कम थी। लोगों के पास पैसे नहीं थे, सोर्सेस ऑफ इनकम कम थे, पढ़ाना भी चाहते थे, बच्चे भी पढ़ें, लेकिन पैसा ना होने के बाद हमने भी बिल्कुल उसी वक्त ये किया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो शायद आज तक भी वही है, लॉस वाला ही है, प्रॉफिट में हम अभी भी नहीं पहुंचे हैं। एसेट्स बने, बच्चों के लिए बने, एकोमोडेशन हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा, SRO 1 2 3 के तहत जो बना है वो सब कुछ अभी कंप्लीट है। तब बड़ी दिक्कत थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते देखे, सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल। यानी आपका कहने का मतलब है कि जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए थे उस टाइम पे, जैसे आपने अपने मामा जी का जिक्र किया, तो कई सारे ऐसे लोगों की सपोर्ट जो थी वो हमारे साथ थी, तब जाकर ये चीज़ जो है वो संभव हो पाई। आप सर कोविड-19 की बात करें, जैसे आपने पहले ही जिक्र किया कि 2020 काफ़ी डरावना और भयानक रहा सबके लिए, और इस कोविड-19 के चलते 2020 में कई सारी ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों को हमने कभी सोचा भी नहीं था, है ना, अपनी लाइफ में, उन सारी चीज़ों को भी हमने फेस किया। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो सबसे पहले टीचर्स जो थे वो टेक सेवी हो गए, टेक्नोलॉजी के साथ उनका एक फ्रेंडली जो एक घुलना मिलना जो है वो हुआ, है ना। कई सारे टीचर्स जो थे वो मोबाइल को अच्छे से ऑपरेट करना भी नहीं जानते थे, बट इस कोविड के चलते उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया, टीचर्स ने भी अपनाया और बच्चों ने भी इस चीज़ को अपनाया। और दूसरी बात, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस को लेना और टीचर्स ने प्रॉपर अपना टाइम देना, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आपके स्कूल का जो कंट्रीब्यूशन रहा इस कोविड टाइम के दरमियान, बच्चों के साथ उनका तालमेल कैसा रहा? क्या वो उस हद तक कनेक्ट कर पाए बच्चों से या नहीं कर पाए? कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आपको आई कोविड के टाइम पे? हाँ, इसके बारे में मैं अपने स्टाफ का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनका। सैलरी ना होने के बावजूद भी स्टार्टिंग में मार्च अप्रैल मई में स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत थी, पेरेंट्स का कांटेक्ट बड़ा मुश्किल था। फिर उसके बाद ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जैसे कहते थे हमारे पास मोबाइल नहीं है और ना ही हमारे पास बजट है, आप जैसे मर्जी कराओ। फिर मुझे दिमाग में कुछ सोच पड़ी कि बात सच है, जैसे हमारे पास तब चेयर नहीं थी, अब इनके पास भी मोबाइल नहीं है। फिर हमने एक नया सिस्टम शुरू किया, नोट्स तैयार किए। टीचरों को कहा आप नोट्स तैयार करके, फ़ोटो स्टेट करके हर एक को पहुंचाने की कोशिश करें, और तकरीबन 90% डोर टू डोर नोट्स पहुंचाए हैं, और 10% जो है वो ऑनलाइन पे थे, कुछ बाहर भी थे, पुंछ, डोडा, आगे पीछे बच्चे वहाँ से भी ऑनलाइन चलते मोड से, ऑनलाइन क्लासेस से, जैसे आपने नोट्स वहाँ पहुँचाए घरों में, या उस पूरे के पूरे प्रोसेस से पेरेंट्स का क्या एक तरह से रवैया था या उनका क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स हमारे खुश हैं, खड़े रहें आपके साथ, मतलब नो डाउट आप पब्लिक फिगर हैं, आप चेयर पे बैठे हैं और आप पूरी मैनेजमेंट देख रहे हैं, लेकिन जो करता धरता है वो पूरे के पूरे आपके पूरी जो जिसको कहते हैं ना फौज जो है वो करने वाली आपका स्टाफ है। तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं इस टाइम पे, उन्होंने आपका कैसे साथ दिया? 100% साथ दिया। ये जैसे एक बिल्डिंग होती है तो बिल्डिंग के नीचे पिलर होते हैं, बिल्कुल, तो ये पिलर थे। इसमें कोई सेंटर पिलर होता है, कोई साइड वाला पिलर होता है, तो तब जाकर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो हमारे जो सेंटर पिलर थे वो वैसे मंजू शर्मा थे, 20 साल हो गया उनको इस स्कूल में लगे हो गए। जब हम भी पॉजिटिव हो गए थे, कॉन्टैक्ट में आ गए, DMC चले गए, तो इन्होंने पीछे से साथ दिया, इन्होंने ही स्कूल को चलाया, नोट्स भी दिए, हर एक तरीके इन्होंने मन लगाकर काम किया स्कूल में। किसी किस्म की कोई पेरेंट्स की कोई शिकायत नहीं रही, ना कोई बच्चों की शिकायत आई, बिना सैलरी के काम किया। हाँ, माता रानी से ज़रूर जब मैं पॉजिटिव हो गया था तो ज़रूर मांगा था कि हे भगवान, कि अगर इंसान के जन्म में आए हैं तो इंसानों वाला काम ही होना चाहिए, अगर इस जन्म में हमने अगर उधार लिया तो इसी जन्म में ही चुकना चाहिए। सबसे पहले मैंने आते ही वहाँ से सैलरी का किया, नवरात्रे पड़े हुए थे तो माँ से प्रार्थना की, और माँ ने दोस्तों का मुझे बहुत साथ रहा, शुरू से रहा, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो दोस्तों से
कुछ किया, कुछ फीस कलेक्ट हुई, जाके इनकी सारी सैलरी जो है अप टू डेट हो गई है। अब नवंबर महीने की सैलरी भी हमने दिसंबर में दे के, अब दिसंबर की पेंडिंग है, वो तो 10 तारीख को पे कर ही देनी है। तो हर महीने की 10 तारीख का हमने रखा है, चाहे पैसे आए ना आए, इनका तो कसूर नहीं, इनका काम तो पढ़ाना। तो पेरेंट्स भी कुछ अब समझ रहे हैं कि जब स्कूल की तरफ से कोई परेशानी हमें नहीं आई है, तो अब कुछ चंद पेरेंट्स हैं छोड़ के बाकी सारे फीस जमा करवा रहे हैं। ठीक, यानी कि नटशेल में अगर बात करें तो आपका स्टाफ जो है वो पूरा सपोर्टिव है, उन्होंने पूरा साथ दिया आपका, और बिना उनके साथ के कोई भी चीज़ जो है वो आपके लिए संभव नहीं थी। अब सर बात करेंगे, जैसे आज का जो टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो हमारे पास बच्चों की जो क्वालिफ़िकेशन है ना, उसकी कोई कमी नहीं है। मतलब आज आप देख लीजिए, हर घर में आपको एक ग्रेजुएट बच्चा जो है वो मिलेगा। और अगर हम दूर दराज के एरिया की बात करें और वहाँ से अपने एरिया को कंपेयर करें यहाँ के, तो हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, बेरोज़गार बच्चे मिल जाएंगे, जो बड़े अच्छा अपने सब्जेक्ट को जानते हैं और अपने सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा होल्ड रखते हैं, बहुत अच्छी उनकी कमांड भी है। आपके हिसाब से, जितना आपका अनुभव है टीचिंग में, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिन खूबियों को हम एक टीचर को अपॉइंट करते टाइम रखते हैं? यानी कि जब आप किसी एक टीचर को अपॉइंट करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में क्या होती हैं कि मतलब बस भाई मेरे को इसको सेलेक्ट करना ही करना। ऑल्दो जो अप्लाई करता है वो अपने सब्जेक्ट को तो जानता ही है और अपने सब्जेक्ट का तो मास्टर है ही है, लेकिन उसके अलावा आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ देखते हैं ताकि जो भी बच्चे या जो भी यंग जनरेशन आपको सुन रही है और आपके इस इतने तजुर्बे को अगर वो सुनेगी और महसूस करेगी, तो उनको पता चलेगा कि नहीं भाई, हमें अपने सब्जेक्ट के साथ साथ ये चीज़ें भी अपने अंदर जो रखनी है। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी वो क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको क्लिक कर जाती हैं? मतलब भाई मुझे ये जो लड़का है, ये या लड़की, ये मुझे बस अच्छी लगी और मुझे इसको अपने स्कूल में रखना ही रखना है, अब एज ए टीचर मुझे अपॉइंट करना ही करना है। एक तो कुछ टीचर तो एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो कुछ टीचर न्यूली होते हैं। हम 3 दिन उनका ट्रायल लेते हैं, 3 दिन में पता चल जाता है। पहले दिन तो हम टीचर को भी कहते हैं और बच्चों को भी कहते हैं। फर्स्ट डे तो नहीं होता है, सेकंड डे बच्चे को भी पता चल जाता है और टीचर को भी पता चलता है, लेकिन तीसरे दिन हम उनका बता देते हैं कि अब इस स्कूल के काबिल हैं नहीं है, क्या है। तो मोस्टली अगर कोई टीचर में कोई कमी भी है तो उसको भी सिखाना पड़ता है, सीख के तो हर एक आते नहीं है। कईयों के पास एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन हमारे हर एक के अपने अपने स्कूल का होता है। और जब जिस दिन मैंने स्कूल चलाया था, मेरे गुरुजी ने भी यही कहा था कि दूसरे को बच्चों को पढ़ाओगे तो अपने पढ़ेंगे, और ये बात सच है। अगर दूसरों का ध्यान रखेंगे तो अपने आप पढ़ जाएंगे। तो मैं आज टीचरों को भी यही कहता हूँ कि जब पढ़ाना है, 5 घंटे की पढ़ाई है, 5 भी नहीं होती है, 4 घंटे की पढ़ाई होती है, और 4 घंटे जो है वो मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको भगवान फल देगा। तो वो सच है। आज भी मेरे टीचर इसी तरह से काम कर रहे हैं। मैंने अपने भी बच्चों को अपने स्कूल से दूर नहीं रखा, बिगनिंग नर्सरी से लेकर 12th तक अपने ही स्कूल में पढ़ाया है। तो आज एक बड़ी एक खुशी की बात है कि मेरा बेटा भी आज डॉक्टर ब्रिजवीर सिंह PhD कर गया है, तो जहाँ से ही पढ़ गए। तो मेरे पास मैं अगर अपने बच्चों को दूर छोड़ूंगा तो दूसरों के बच्चों को अपने पास वो भी गलत है। तो इसलिए टीचर अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी करवाएंगे, तो वो चीज़ देख के बाकी भी बच्चे लोग छोड़ेंगे। तो वो सच है, आज भी छोड़ रहे हैं और पढ़ाई भी है। ठीक, तो आखिरी कोई मैसेज आप देना चाहते हो अपनी तरफ से टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए या बच्चों के लिए, आपकी तरफ से कोई एक मैसेज जो आप अभी इस टाइम पे उनको देना चाहते हो? क्योंकि लगभग साल होने को आया है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, है ना, बच्चे स्कूल से दूर हैं, टीचर से भी दूर हैं, घर में माँ बाप भी थोड़े बहुत अब परेशान हो चुके हैं, 8-10 महीने हुए हैं, एक मेंटली साइकोलॉजिकली भी बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप अगर कोई उनको मैसेज अपनी तरफ से देना चाहते हो, बच्चों को भी और टीचर्स को भी, तो आप अपने एंड से क्या मैसेज देना चाहते हैं? टीचर्स को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, टीचर्स को तो ऐसा ही होना चाहिए कि दूसरों को, बच्चों को अपना बच्चा समझे। जैसे अपने बच्चों को कहते हैं हम कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, तो उनको बनाएंगे तो पहले यही है कि उनको लगन के साथ, मन के साथ उनको पढ़ाना है। अगर आप पढ़ाओगे तो भगवान आपके अंदर है, भगवान देख रहे हैं कि आपने कितना पढ़ाया है, तो उसका फल कितना मिलना है। और हाँ, टीचर को, स्टूडेंट्स को
स्टूडेंट्स को भी एक ड्यूटी बन जाती है दो किस्म की, एक तो गुरु की तो एक पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, यूनिफॉर्म दे रहे थे, रोटी दे रहे थे, मकान दे रहे थे, तो उनका फ़र्ज़ है ऑनलाइन अगर पढ़ाई हो रही है तो प्रॉपर वे से उसको पढ़ें। अगर जिस चीज़ की कोई समझ नहीं आती है तो वो टीचर्स को उसी वक्त क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो टीचर का फ़र्ज़ बनता है उस वक्त उनको जवाब देना, एक्सप्लेन करना, सेटिस्फाई करना। तो दोनों की तरफ से मैं टीचर को भी कहूँगा और स्टूडेंट्स को कहूँगा। रहा पेरेंट्स की, पहले तो पेपर जहाँ ही होते थे तो हम सीसीटीवी सारे लगे थे, तो मेरी एक शुरू से रही है कि नकल नहीं चलने देनी, तो नकल नहीं लगने देते थे। तो अब जो बात हो गई है इस वक्त, अब पेपर स्कूल ऑनलाइन ले रहा है और पेरेंट्स जो है वो टीचर बने हैं, वो अगर नकल करवाए। तरफ से मैसेज क्लियर है कि until and unless if there will not be a coordination in between the management, the teachers and teaching and non-teaching staff, तो कोई भी चीज़ जो है वो सक्सेसफुली रन जो है वो नहीं हो सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमें आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो इसी तरीके से हम अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, अपने टीचर्स टॉक शो को फिर से लेके आएंगे और एक नई पर्सनैलिटी से आपकी बात करवाएंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच।